सुनिए, कल हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने कहा था कि अकाउंटेंट का जो फील्ड है, जैसे आप लोग अकाउंटेंट हैं, बन रहे हैं, बन गए हैं, तीन तरीके का फील्ड हम लोग तय करते हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने का, ऑलरेडी ये टेली में एंट्री करना, परचेज एंट्री करना, सर एंट्री करना, बैंक रिव्यू करना, ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटेंट के अंतर्गत आता है। इसमें होता है क्या है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, बिल बनाई जाती है, और बैंक रिको यानी पूरी तरीके से जो एक नॉर्मल तरीका चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, वो तैयार की जाती है। और ये पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट हर कंपनी में चाहिए, सिंपल सी बात है। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट की नीड बहुत डिमांड है इसके। लेकिन अब वही मैंने कहा था कि डिमांड है तो इसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, और डिमांड से ज्यादा अगर सप्लाई होने लगे मार्केट में तो समझिए, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट की बात करें, आ जाइए उधर से आ जाओ। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढती है अकाउंटेंट को, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम इतना ही है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक कॉस्टिंग निकालना पड़ता है कि एक पीस का क्या कीमत है, ये निकालने का काम उसका होता है। ठीक है, तो यही हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे मैंने कल बताया था। और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसमें क्या है, एनालिसिस होती है, बिजनेस का एनालिसिस हम करते हैं कि हमारी बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में है या नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि आपके 15 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज लॉस में जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या फिर कैरी ऑन करना चाहिए। तो वो सवाल खड़ा है कि स्थिति क्या पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से सोचो। ये सोचने का करेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप नहीं सोचोगे, आपका कोई रोल इसमें नहीं है कि हाँ बंद करें खोलें, आपको मतलब बस डेबिट क्रेडिट से करते रहो। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में लगा रहता है, यार कॉस्टिंग कम कैसे करें, कम कैसे करें, कम कैसे करें, इसी पे लगा हुआ। कैसे कम करना है ऑलरेडी कल बताया था कि चीजें को बनाया जाए या आउटसोर्सिंग करा जाए। ठीक है, इस तरह अब हमने लेके स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग वाले। यहाँ पर कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी, हाँ, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 चीजों से बनी होती है। मटेरियल, जैसा आप कोई भी देख रहे हैं, प्रोजेक्टर, हाँ आगे चला गया था। अच्छा, तो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, 3 पार्ट से बने होते हैं ये चीजें। कोई भी चीज यहाँ देख रहे हैं तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता है। आप जो भी चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो, इसके 2 डिवाइडेड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि 4x2 की अगर फर्नीचर बनाता हूँ मैं, टेबल बनाता हूँ, तो 4x2 की लकड़ी हमेशा ही काटी जाएगी, चाहे वो बारिश का मौसम हो। फिर जा रहा है क्या, जैसे भी है, वो 4x2 की लकड़ी ही इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं, जैसे कि पॉलिश करने की बात करें, या फेविकोल की बात करें, या कील की बात करें, नेल की बात करें, तो इनकी क्वांटिटी आगे पीछे हर टेबल बनाने में हो जाता है। मान के चलिए किसी में 10 कीले लग रही है, तो किसी में 12 भी लग सकता है, और किसी में 8 में भी लगेगा। तो इस तरीके से डिफाइन की गई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। जो डायरेक्ट डायरेक्ट जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, और जो इनडायरेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं ओवरहेड होते हैं। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, पहला स्टार्ट करते हैं मटेरियल। मटेरियल बहुत यहाँ तो कल बताया था, हम यही तो बात करी थी। आज हम बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब कच्चा माल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बिना मटेरियल कोई चीज बन ही नहीं सकता। तो मटेरियल इज एन मेन एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, पार्ट्स। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड मस्ट बी कंट्रोल। अगर मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आइडिया ही नहीं है कि मटेरियल का कंजम्पशन हमारा कितना है, कितनी खपत होने वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, मंगवाए जा रहे हैं, मंगवाए जा रहे हैं, मंगवाए जा रहे हैं। क्या होगा, मंगवाए जाने से क्या होगा, उधर से आ जाइए, उधर से आ जाओ, उधर से। तो उससे क्या होगा कि ओवर कॉस्टिंग हो जाएगी। ओवर कॉस्टिंग का मतलब है कि ओवर स्टॉकिंग का मतलब है कि जितना चाहिए मेरे को गोडाउन में या कच्चा माल चाहिए, उससे ज्यादा स्टॉकिंग हमारे पास बढ़ जाएगा। तो इसलिए ओवर स्टॉकिंग से बचना होगा हमें। इस हालात में हम सब सोचते हैं कि मटेरियल उतना ही खरीदा जाए जितना की नीड है। तो मटेरियल ज्यादा खरीदना भी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उससे पैसा हमारा फंसेगा, रखने का झंझट होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है, खराब भी हो सकते हैं, ऐसा है। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं यार कम खरीदते हैं, तो कम खरीदने से मुसीबत होगी कि पता चलता मशीन प्रोडक्शन चल रहे हैं और मेरे को मांग रहा है कि कच्चा माल दे दो, है ही नहीं मेरे पास। तो क्या होगा, सभी बैठेंगे आराम से प्रोडक्शन हाउस में, ये भी एक मुसीबत है। यानी अगर हमारे पास स्टॉक कम है तो भी मुसीबत, ज्यादा स्टॉक तो भी मुसीबत। यानी स्टॉक रखने का भी कला है कि हम कितना रखें। जैसे घर में मान के चलिए कि अगर आपके घर में सपोज 1 महीने के अंदर अगर 1 किलो चीनी इस्तेमाल होता है, शुगर इस्तेमाल होता है,
और आप सोचेंगे कि हम 10 किलो खरीद लेते हैं, तो फालतू में खरीद रहे हो। 10 महीने का स्टॉक रखने क्या फायदा? सिंपल सी बात है। आप सोचोगे कि नहीं मैं काम करता हूँ 100 ग्राम खरीदता हूँ, ये भी बेवकूफी है। अरे यार एक ढंग से 1 किलो खरीदो, जैसा होना चाहिए। अब 1 किलो ही खर्च होता है, ऐसा कैसे पता करेंगे? ये तो सबके टेस्ट पे बात सवाल होता है कि टेस्ट का मतलब है कि भाई कितने चीनी डालते हैं चाय में या कितना यूज करते हैं, डिपेंड करता है। किसी के यहाँ उतने ही फैमिली मेंबर में 2 किलो इस्तेमाल होता होगा। तो सवाल खड़ा है कि हम निकालते हैं अपने हिसाब से। वही हिसाब यहाँ भी लगाने का है कि ज्यादा स्टॉक रखने का भी कोई फायदा नहीं है और कम रखने का भी फायदा नहीं है। पता चला 100 ग्राम चीनी है, अब चाय बना रहा है, चीनी नहीं है, दौड़ तो ले लिया। ऐसा ही होता है, यह नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो कंपनी के अंदर भी इसको कंट्रोल की जाती है। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हम 3 बातें ध्यान रखते हैं। ROQ या EOQ, दूसरा होता है इन्वेंट्री लेवल, और तीसरा होता है इश्यू ऑफ मटेरियल्स। ये 3 ऐसे औजार हैं, 3 ऐसे औजार हैं जिससे मटेरियल कंट्रोल की जाती है। अब ये औजार में है क्या? तो पहले हम बात करते हैं ROQ या EOQ। यहां शुरू करते हैं। ROQ का फुल फॉर्म है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी नाम से लग रहा होगा कि रीऑर्डर यानी दोबारा ऑर्डर कब किया जाए। जैसे मैंने अभी बोला कि घर में चीनी सपोज 1 किलो खपत है और हमने 1 किलो खरीद लिया, तो 1 किलो 1 महीने में खपत होता है, तो रीऑर्डर कब करेंगे? सिंपल सी बात है, 10 दिन पहले करेंगे। ऐसा तो नहीं करिए 1 महीना खत्म हो जाएगा बिल्कुल, एक एक बूंद खत्म, तो फिर दाना खत्म, तो पता चला कि लाने गए दुकान बंद है, कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत आदत है। तो उसी तरीके से रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी करनी है, क्वांटिटी कितना मंगाना है मुझे, ये सिखाता है ये पहला ऑप्शन। उसका दूसरा नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वन टाइम में मंगाना है तो कितना किलोग्राम या कितने क्वांटिटी आप मंगाएंगे, उसी क्वांटिटी के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इसमें फाइंड करना है कि एट ए टाइम एक बार में हम ऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करना है, अपने स्टोर में रखना है एक बार में। इसका फॉर्मूला होता है ROQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ अंडर इक्वल टू अंडर रूट में रखना है 2DS/H। यहाँ D क्या है? D का मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन ईयर। मतलब एक साल में जितना हम कंजम्पशन करते हैं उस कच्चे माल का, ये कैसे पता चलेगा भाई? तो वही मैंने कहा कि चीनी की खपत 1 किलो ही होता है आपके यहाँ, ये कैसे पता चलेगा भाई? 1 महीना तो कम से कम टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना कि कौन कितना पी रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अरे यार 1 किलो चीनी खपत हो गया, अच्छा ठीक, तो अगले महीने उसी के हिसाब से हम रखेंगे अपने यहाँ 1 किलो चीनी। तो सेम एक साल जब कंपनी स्टार्ट होती है तब तो भैया झेलना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल गुजरने तो दो, ये कितना कंजम्पशन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 साल बीतने के बाद अगले साल एज्यूम कर सकते हैं कि पिछले साल कंजम्पशन इतना हुआ था, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन ईयर, एक साल में जितनी कंजम्पशन होती है मटेरियल को, वो आपको पता करना है, जो 1 साल बीतने के बाद पता चल जाता है। दूसरा पता करना है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी एक बार अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी लागत कितनी लगती है। हाँ हाँ चले जाओ, उधर थोड़ा जगह दे दो। तो एक बार ऑर्डर प्लेस करने पे, एक बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, ऑर्डर लगाने में कॉस्टिंग कितनी आती है, वो आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा। और एच का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब अगर हमने खरीद लिया माल, कच्चा माल आ गया मेरे पास, तो स्टॉक में रखने में, एक यूनिट को रखने में कितना खर्चा होता है साल भर का। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ये गोडाउन है, यहाँ पर 1 लाख केजी मटेरियल रख सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 लाख केजी रख सकते हैं, तो और इसका किराया अगर सपोज हम भरते हैं साल में 1 लाख रुपया, तो हमारा एक रखने में 1 रुपये लग गया। यानी 1 लाख केजी यहाँ पर अगर रख रहे हैं तो सिंपल बात है कि 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये किराया भरते हैं, तो 1 केजी में हमारा 1 रुपया खर्चा यहाँ पर लग गया। तो उसी तरीके से एक अनुमान आपको लगाना पड़ेगा, पूरी तरीके से टीम बैठा करके, या पिछले साल कितना कंजम्पशन हुआ था, एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या खर्चा आता है, रेंट कितना है उसका, ये सब आपको पता करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, पहले हम एक एग्जांपल करेंगे फिर आपसे पूछेंगे। EOQ के एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ए लिमिटेड एक कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हैं, उनको चाहिए मटेरियल, नीड मटेरियल चाहिए, और फॉलोइंग डेटा दे रखे हमने कि 1 साल बीत गया है तो पता चला कि हमारी सालाना कंजम्पशन 20,000 केजी होती है। 1 साल में 20,000 केजी कंजम्पशन हो रहा है।
उसके बाद एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 10 रुपए का खर्चा आ जाता है, एक बार ऑर्डर को प्लेस करने में 10 रुपए खर्चा आ जाता है। जिस मटेरियल को खरीद रहे हैं उसकी लागत है, कॉस्टिंग है 100 रुपए पर केजी, कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल जो देख रहे हैं। इसके अलावा होल्डिंग कॉस्ट पर केजी 10% है। इसका मतलब है कि उस 100 रुपए में 1 केजी आता है, उसको अगर अपने यहाँ रखते हैं तो 10% उसका समझिए कि रख रखाव में खर्चा हो जाता है, गोडाउन का खर्चा है चाहे जो भी खर्चा है 10%। तो आपको बताना है, फाइंड करना है कि ईओ क्यू क्या होता है। समझिए ईओ क्यू का फॉर्मूला हमने लगाया रूट में। अब रूट तो लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर क्योंकि ऐसा है नहीं, तो हमने क्या किया रूट लिख दिया है, केवल ऐसा रूट लिख दिया है। रूट के अंदर रखना है 2 लिखना है, तो मैंने 2 लिख दिया है। डी लिखना है, डी का मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, एक साल में जितना कंजम्पशन होता है कितना हो सकता है 20,000। तो एक साल में कंजम्पशन है 20,000 के जी, तो यहाँ रखेंगे हम 20,000 के जी। एस का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, एक और ऑर्डर देने का खर्चा कितना आ रहा है 10 रुपए, यहाँ 10 रुपए रखेंगे। डिवाइड बाई एच, एच का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट पर केजी, तो उसका 10% आ रहा है, यानी कि 100 का 10%, 10 रुपए का खर्चा आ रहा है होल्डिंग कॉस्ट एक साल के अंदर। तो 10 रुपये मैंने उसको रखा, बहुत ही सिंपल तरीके से रखेंगे और उसका रूट निकाल देंगे। आपको मोबाइल के अंदर भी आपको रूट का वो कैलकुलेटर में होता है, अदरवाइज कैलकुलेटर खरीदिए, मैं बार बार कह रहा हूँ 100, 150, 200 रुपए का आता है, खरीदिए, क्योंकि उसको चलाना भी एक कला है, नहीं आएगा तो फिर आपको इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। उसका रूट निकालेंगे, रूट निकाल कर 200 के जी आ गया। इस 200 के जी आया क्या, 200 के जी आया कि वन टाइम एक बार में अगर मुझे मंगाना है मटेरियल तो 200 के जी से ज्यादा हम नहीं मंगाएंगे, यानी कसम खा लेंगे कि 200 के जी से ज्यादा नहीं मंगाएंगे। ज्यादा मंगाएंगे तो मुसीबत है, कम मंगाएंगे तो मुसीबत है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि वन टाइम में कितना किलोग्राम हमें मटेरियल मंगाना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। अब साल में कितनी बार मंगाना चाहिए, यह डिपेंड करता है आपकी कितनी कंजम्पशन है। तो 20,000 के जी देखिए कंजम्पशन है एक साल में, और एक बार में मंगा रहा हूँ 200 के जी, तो सिंपल है 20,000 को 200 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी 100 ऑर्डर लगेंगे, 100 ऑर्डर लगेंगे साल भर में, यानी हमें 100 बार मंगाना पड़ेगा। अंतराल क्या रहेगा मंगाने का, क्या 7 दिन में, क्या 4 दिन में, ये डिपेंड करता है कंजम्पशन के ऊपर। और हर आइटम का कंजम्पशन साल भर में ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए शादी के मौसम आते हैं तो उसमें चीनी की खपत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि शादी ब्याह है तो मिठाई वगैरह ज्यादा बनते हैं, और नॉर्मल में थोड़ा कम आता है। तो मार्केट में भी हर कच्चे माल की जो गति है, मूवमेंट है मार्केट में बेचने की या खरीदने की, वो चेंज होते रहते हैं एज पर द नीड, जैसा बाजार का नीड है। तो ये तो पता है कि 100 ऑर्डर लगेंगे, बट ऑर्डर कितनी कब कब लगेगा ये नहीं बताता है। इसके बताने का फॉर्मूला अलग है, सिस्टम अलग है। यहाँ से भी इतना ही निकालना है कि वन टाइम में आप कितना केजी मंगाएंगे और साल भर में कितने ऑर्डर आप देंगे, ऑर्डर पास करेंगे ताकि वो माल आएगा। क्लियर? तो वन टाइम फिर बता दें कि एक डेटा है और डेटा के हिसाब से आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बहुत आसान सा है ना। चलिए नहीं है तो आप एक बनाइए जरा, इससे बनाइए। निकालें नोटबुक, निकालना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं। बता दें कि मंडे को आपको सबको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, यहाँ आने की थोड़ा दिक्कत है क्योंकि काम चालू करवा रहे हैं आपसे, तो फिर बैठने की जगह नहीं रहेगी, सफाई होगी। और अगर मंडे को अगर काम खत्म हो गया तो फिर आप बता देंगे जैसा भी, तो ट्यूसडे को आप आ जाइएगा। अदरवाइज फिर मंडे और ट्यूसडे एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन ऑनलाइन आना पड़ेगा आपको, ठीक। रुकावट के लिए आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो या डायरेक्टली बना सकते हो। मुझे लगता है कि एक मोटा मोटा करके ना आप बना सकते हो। फॉर्मूला लिखना है क्या? तो हाँ बताएंगे, जैसा कहेंगे मूवमेंट करूंगा मैं।
सर उस क्वेश्चन पे करना एक बार। उस क्वेश्चन पे करना। करता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ फॉर्मूला, देखिएगा। अगर इसको नोट डाउन कर लिया हो तो मोटा मोटा, तो अब देखेंगे। हाँ, तो देखिएगा ये रही आपकी आंसर, मतलब जो पहले वाला आंसर है वाली, इसी के बेस पर आपको करना है। √2 वाला ये इसको देखना चाहते हो, किसका क्या क्या दिखाऊं? नीचे आंसर देखो, वही सर नीचे आंसर। हाँ ज्यादा बेटर। कोई दिक्कत, अभी देखते हैं, अभी निकाल के रखो, बाकी देखो। आपको 2 निकालने हैं कि ऑर्डर कितने लगेंगे साल में और क्वांटिटी कितनी मंगाई जाएगी वन टाइम। 2 चीजें निकालनी है कि क्वांटिटी कितनी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने। फॉर्मूला लगाना यहाँ पे, देखो ये सही तो मैं बताऊंगा ना। नंबर ऑफ ऑर्डर देखते हैं। कोई बात नहीं, निकालिए, अब देखते हैं, सबका आंसर लेते हैं क्या है। चलिए बताऊं क्या हो गया हो तो एक समय लगेगा। देखते हैं कैसे निकालो। क्या करेंगे, पहले तो रूट पकड़ लेता हूँ। तो मैंने रूट लिख दिया वैसे तो, है ना। और कैसे कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, है ना, और इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर ₹1। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, डिवाइडेड बाई 10 का 5%, 0.5, तो 0.5 आ गया, यही ना। बस इतना ही आ गया। ये आ गया रूट। ठीक है, बाकी तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ तो निकलेगा नहीं। कैलकुलेटर ले लीजिए। पहले रूट लगाना होगा सर इसमें। रूट बाद में लगता है, पहले 2 लिखेंगे रूट। ये पता कैसे निकालेंगे इसमें रूट, रूटर पे कैसे? हाँ, तो पहले रूट लगा देंगे। तुम लोग खरीदो, मेरा भी खरीद सकते हो, 400 मैं बेच रहा हूँ। क्यों? इतना दिन संभाल कर रखा है। फिर पहले भाई, पहले हिसाब निकाला जाता है, फिर रूट लिखी जाती है। तो पहले हिसाब क्या निकालेंगे, 2 गुना 40,000 गुना 1, है ना, डिवाइडेड बाई 5 हो गया। कौन कर रहा है? ठीक है, तो ये हो गया 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 का क्या करेंगे, रूट दबा देंगे। यानी पहले हिसाब निकाला जाता है, अंदर के हिसाब निकाला जाता है, उसका रूट दबाई जाती है। तो रूट है मेरे में, ये मुझे ही नहीं पता। हाँ है, देखिए रूट दब गया। कितना आ गया, 400। तो ये 400 आ गया। मोबाइल से नहीं आ रहा था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, देखा मेरा आ गया था सर। तो ये 400 आ गया। यानी ये 400 क्या आया भाई, ये 200 आ रहा है, 400 आ रहा है, 400 फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। कैसे किया, 2 गुने 40,000। ये पहला आंसर नहीं देना, इसका आंसर देना है।
जो भी क्वेश्चन है, 2 गुने 40,000 गुना 1 डिवाइड बाई 0.5। हाँ तो 80,000 को डिवाइड करो 0.5 में, तो आ गया ना 1,60,000। तो ये आधा है ना। अच्छा फोन पे करेंगे तो फिर उसको बाद में रूट वो लगाएंगे। बात रूट तो बाद में लगेगा ना, फोन पे कैलकुलेटर तो सिस्टम वही लगेगा। पहले लग रहा है फोन में, पहले लग रहा था, इसीलिए कह रहे फोन यूज मत करो। देख रहा है पहले बात, क्योंकि देखो वहां पे फोन इस्तेमाल करने को बिल्कुल मना हो। इंटरव्यू के अंदर आपको थमा दिया कैलकुलेटर, भैया करो। अब बोलोगे सर छोड़ो मेरा पास फोन है, बिल्कुल डिनाई कर, तो मैं भेजाता हूँ तुम्हें रिक्शा पर। ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज का टाइमिंग है ना। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कंप्यूटर रहेगा कि उसको कुछ और करोगे, यही चीज है ना। तो समझ आ गया ना 400। ये 400 का यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या है? केजी। यूनिट बोले तो केजी रहेगा ना। तो ये 400 केजी हम इससे मंगवाएंगे। डन हो गया। अब ऑर्डर कितने लगेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर एनओडी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर में कितने लगेंगे? 40,000 पर ईयर। तो क्या हो जाएगा? तो 40,000 जो कंजम्पशन है डिवाइड बाई 400। तो अगर हम बात करें कंट्रोल डी, तो ये 100 ऑर्डर हमारे लगेंगे, है ना। 100 ऑर्डर्स एक साल में देने पड़ेंगे माल को लाने के लिए, 40,000 केजी मंगाने के लिए। डन हो गया। तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला लगा करके और हम लोग ये फाइंड करते हैं कि एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं और साल भर में कितने ऑर्डर हमें देने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? तो चलिए ये भी आंसर्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। अब सवाल खड़ा है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इससे या ये वाली, कि ठीक है तो पता चल गया कि एक बार में मंगाना है 200 केजी और साल भर में 100 ऑर्डर देने, चलो भी ठीक है। लेकिन सवाल खड़ा है कि कब ऑर्डर दें, ऑर्डर की टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग इसमें निकल नहीं रहा है। तो टाइमिंग निकालने के लिए दूसरा हमारे पास टूल्स है, औजार है, जिसका नाम है इन्वेंट्री लेवल, यानी हम कब दोबारा मंगाएंगे इसको। तो जरा ऐसा समझिए इन्वेंट्री लेवल क्या है। आपके घर में पानी की टंकी लगी होगी, है ना, टैंक लगा होगा, पानी का टैंक लगा होगा। तो पानी के टैंक में के साथ मोटर लगा होगा और मोटर चलाते होंगे, ऑन करते होंगे। क्या जब मर्जी ऑन छोड़ देते 24 घंटा पानी भरने दे, देखा जाएगा, ऐसा तो होता नहीं होगा। आप सुबह चलाते होंगे, सबके घर में अलग अलग मेंबर्स हैं, किसी का 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, और खपत भी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से मोटर आपने तय कर लिया होगा कि चल भैया आधा घंटा चला लेंगे तो काम हो जाएगा, या पौन घंटा चलाएंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा करके सोचा होगा 1 घंटा चलाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। तो वो भी नहीं, आपने क्या किया होगा, एक अलार्म लगा रखा होगा शायद, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, है ना, ऐसा वाला। तो वो, तो इसका मतलब वो अलार्म क्या बताता है, शो करता है कि भैया पानी भर गया है, बंद कर। अगर नहीं बंद करोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो यहाँ पर वही लगाएंगे, मतलब अलार्म में लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला से हमें बताएगा क्वांटिटी। फॉर्मूला बताएगा क्वांटिटी। अगर उस क्वांटिटी तक हमारा माल गोडाउन में भरा हुआ है, वो क्वांटिटी माल पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, तो हमें अब परचेज करना बंद कर देना, क्योंकि घंटी थोड़ी लगेगी कि गोडाउन में माल भर गया है, कृपया ना परचेज करें, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो क्वांटिटी टैली के अंदर एंट्री हो रही है, क्वांटिटी आ रहा है। आप याद हो ना, लेवल 1 में हमने सिखाया था कि इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए किसी गोडाउन में आपको नौकरी लग गई है, उसमें यही कह रहा है कि मटेरियल का कंट्रोल करो। भाई कितना मटेरियल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ, बताओ, कंप्यूटर पे देख के बताओ, कैसे बताएंगे? स्टॉक समझ में जाएगा, ठीक है। इसको मेंटेन कैसे करेंगे? जैसा गोडाउन में माल आ रहा है, तो आ रहा है तो परचेज बिल आ गई, लेकिन आप परचेज की एंट्री नहीं करना, आपको तो सिर्फ क्वांटिटी इन दिखाना है। कहाँ पे? F11 F2 में। कौन बोला? स्टॉक, गुड। स्टॉक जनरल के अंदर जाएंगे। स्टॉक जनरल के अंदर क्या होता है? क्या होता है? इन आउट होता है। याद आ गया ना? याद आएगा जब 2-3 बार इंटरव्यू भटक जाएंगे ना कंपनी का, चौथा भी याद आने लगता है। तो 2 होते हैं, इन आउट होता है। इन आउट लिखा थोड़ी रहता है उसके अंदर, कुछ और लिखा हुआ उसके अंदर, कुछ याद है? कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन, ऐसा लिखा ना, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। तो सोर्स वाला क्या है, इन है या आउट है?
आउट है और डेस्टिनेशन का इन है। तो अगर माल आपके पास आ रहा है गोडाउन में तो किधर भरेंगे, सोर्स में या डेस्टिनेशन में? डेस्टिनेशन में। आपको डेस्टिनेशन तरफ मूव कर जाना है और आपको मटेरियल लेना है। उसके बाद आपको, ये सब बिना टास्क का ही बीमारी है। टास्क अगर मिला होता ना लेवल 1 में तो आज आपको याद रहता थोड़ा बहुत। ये बिना टास्क मिले हुए जो है ना, ये चीजें यही गलत हो रही है। अब दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, तो हम डेस्टिनेशन में जाकर के हम क्या करेंगे, डालेंगे आइटम, फिर डालेंगे गोडाउन अगर मेरे पास गोडाउन सिलेक्शन है, और डालेंगे क्वांटिटी। और रेट हम नहीं डालेंगे क्योंकि भैया गोडाउन में रखा है मेरे को, वो सिर्फ ये कह रहा है कि रैक में कितना सामान पड़ा है मेंटेन करो। तो इन जैसे डालेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान आ रहा है, मतलब बिना देखे ध्यान आ रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही करेंगे स्टॉक बढ़ना चालू हो जाएगा। करके देखे ना भाई, मैं कल फिर हो सकता है मैं सीधा थमा दूं कीबोर्ड के, हाँ जरा दिखाओ मीटर इन आउट का। जरूरी नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ तो पीछे कुछ नहीं होने वाला है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसलिए। और अगर उसमें मान के चलिए 100 kg कोई आइटम हमारे पास आया, गोडाउन में भर गया, उसमें 20 kg जा रहा है, प्रोडक्शन हाउस जा रहा है बनने के लिए, कच्चा माल वहां से निकल रहा है, तो किधर लिखेंगे? सोर्सेस में। सिर्फ सोर्सेस में आइटम गोडाउन क्वांटिटी निकालेंगे, ऐसे एंटर करेंगे, बस बाहर निकल जाइए। स्टॉक समरी चेक करिएगा, स्टॉक आपका डाउन मिलेगा। और फिर रिपोर्ट मांग रहा है, मान लीजिए ऐसा चलता रहेगा, महीने भर रिपोर्ट मांग रहा है बॉस कि भैया कितना हमारे गोडाउन में आया और कितना गया, तो कहां से देखेंगे? स्टॉक समरी में जाकर देख लेंगे। स्टॉक समरी में आपका F12 प्रेस करेंगे और F12 में जाकर के ऑप्शन होते हैं हमारे, आउटवर्ड इनवर्ड का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो कॉलम बन जाएगा अपने आप, आउटवर्ड का इनवर्ड का बन जाएगा और रिपोर्ट निकाल के दे देंगे। ध्यान आ रहा है? कल का टास्क लेकिन करना नहीं है, कीबोर्ड थमाऊंगा, ध्यान रखिएगा। कुछ भी 2 आइटम बना दिया, 2 आइटम भाई इन कर दो। अब कल का मतलब होता है कल ही, है ना? अरे हाँ, मतलब बता देते नहीं, हमारा 2-3 दिन तो और चला जाएगा। ट्यूसडे भी नहीं लगता, वेडनेसडे चला जाएगा। बताते हैं क्यों, बता दिया जैसे कि आज तो क्लास है ही, और मंडे को क्लास ऑनलाइन रखिएगा क्योंकि आज से काम चालू करवा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और मंडे को अगर काम हो गया तो ट्यूसडे से आप आ जाएंगे, अदरवाइज मुझे लग रहा है 2 दिन खींचेगा, तो 2 दिन आप ऑनलाइन रहिएगा, ठीक। एक कीबोर्ड थमाने की जो चीजें हैं ना वो हम करेंगे वेडनेसडे को, बट ध्यान रखेंगे ये करके देखिए। कुछ टास्क मैं आपको डायरेक्टली दूंगा, बनाने के लिए नहीं दूंगा। होता क्या है कि उसमें आप किसी से पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, वो काम हो रहा है, लेकिन ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा पता नहीं शायद ऐसा पहले, हाँ सुना तो है मैंने, ये नहीं, ध्यान रखिए। तो समझिए कि अब वही है कि अगर मैं अकाउंटेंट हूँ और मुझे गोडाउन में मेरे को रख दिया कि भैया तो मेंटेन कर, तो हम क्या करेंगे, टैली के अंदर हम डेस्टिनेशन में माल आएगा बढ़ाते जाएंगे, माल आएगा बढ़ाते जाएंगे, माल आएगा बढ़ाते, जैसे एक क्वांटिटी मुझे इस फॉर्मूला से क्वांटिटी दिख जाएगी, मान लीजिए 5000 kg दिख गया, तो इस फॉर्मूला ने कहा 5000 kg जैसे दिखा भैया परचेज बंद कर दे, मैं फटाफट फोन घुमाऊंगा अपने बॉस को कि सर गोडाउन में 5000 kg भर चुका है, मत मंगाओ। तो जो परचेज डिपार्टमेंट वाले को फोन करेंगे, जो परचेज करता है वो बिल्कुल ऑर्डर को स्टॉप कर देगा। ऑर्डर को स्टॉप बोले तो परचेज ऑर्डर देना बंद कर देगा कि ठीक है जी अब ऑर्डर नहीं दे रहे। और जैसे ही एक लेवल पे आएगा, जैसे पानी के टंकी जो है पानी भरा हुआ है, खपत हो रहा है, एक जैसी लेवल पे आ जाएगा फिर दोबारा मोटर चलाना पड़ता है। तो जैसी क्वांटिटी जैसे बताएगा कि ये क्वांटिटी आ गई, इतनी क्वांटिटी हमारी बची हुई है स्टॉक में, वैसे ही फोन घुमा दूंगा मैं उसको कि सर ये क्वांटिटी इतना ही है, आप ऑर्डर मारो वहां से। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हमारे हाथ में होता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब सोचिए अगर यहाँ पर सो जाएंगे कि मुझे फोन करने का आदत नहीं है या मेल करने की आदत नहीं है या फिर भूल गए, तो क्या होगा, 5000 kg आ चुका है, गोडाउन भरा हुआ, फिर पता चला कि 200-500 kg और आ गया, कहाँ रखोगे भाई? नौकरी पर डालेगा तुरंत, यार तुम्हें रखा किस लिए, छोटा सा काम है वही कंट्रोल नहीं करते। या ऑर्डर अगर 1000 kg हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसके बाद दोबारा मंगाना था और आपने बोल दिया भूल गए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ माल खपत कम हो गया, तो ये मुसीबत है। इसीलिए बहुत रिस्की नहीं कर सकते, केयर करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है तो छोटा सा काम। डन? तो सुनिए, अब वो उस लेवल की तरफ मैं चल रहा हूं जिस लेवल वो हमें बताता है कि हमारे गोडाउन में कितना माल हमेशा होना चाहिए, या माल इतना है तो दोबारा कब मंगाना चाहिए। डन है? क्लियर है? चलिए, तो हमें पहले फॉर्मूला से ये पता चलेगा कि एक बार में कितना मंगाना है और साल भर में कितनी बार मंगाना है, कब मंगाना है, टाइमिंग क्या रहेगा, वो टाइम अब हम सीख रहे हैं। देखिए,
अब यह देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री लेवल का कि हाउ मेनी क्वांटिटी होल्ड एट हैंड, कितनी क्वांटिटी हमें अपने हाथ में होल्ड रखना है ये बताता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे। नंबर 1 ROL, ROL का फुल फॉर्म होता है री ऑर्डर लेवल, यानी उतनी क्वांटिटी जितनी हमारे पास दिखेगा इस फॉर्मूला से, उसके बाद हम दोबारा क्वांटिटी मंगाने का ऑर्डर दे देंगे। ये क्वांटिटी दिखा बस दे देंगे। सेकेंड हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मतलब गोडाउन में अगर यह क्वांटिटी दिखा तो हम क्या करेंगे, स्टॉक कम नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। परचेज करना स्टॉप कर देंगे, ऑर्डर देना बंद कर देंगे। भैया ऑर्डर मत दो, मेरा माल मैक्सिमम भर चुका है, पानी जो है टैंक में पूरा भर चुका है, तो मोटर थोड़ी चलाओगे आप, बंद करो ना मोटर ताकि पानी ना जाए, तो परचेज करना बंद कर देंगे। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, अब होता क्या है कि मान चलिए कि पानी के एग्जांपल लेता हूँ कि आपने देखा क्या बीच में आ गया पानी, रिम जो होता है ना टैंक में रिम बने होते थे, आ गया तो सोचते हैं चल मोटर चलाना चालू करते हैं। जैसे मोटर ऑन किया लाइट चली गई, लाइट चली गई, लेकिन भैया खपत तो हो ही रहा है, लोग यूज कर रहे हैं पानी को। होते होते यार बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, फिर देखते हैं यार, फिर क्या देखते हैं यार तो नीचे चला गया। तब हम घर में अलर्ट कर देते हैं यार पानी नहीं है भैया, लाइट नहीं है, काम करो, नेसेसरी वेस्टेज मत करो, जो पानी खपत होता है थोड़ा ढंग से करो। यही कहानी यहाँ भी है कि अगर हम ऑर्डर डाल रहे हैं और उसी ऑर्डर के दौरान कोरोना काल आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, या कुछ भी है कि किराया नहीं मिल रहा है, वो मतलब फ्रेट का दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन हाउस को अलर्ट डाल देंगे कि भाई जितना जो ऑर्डर हमारे पास आ रखा है सिर्फ वही बनाओ, बना के स्टॉक मत रख। होता ना कभी कभी जैसे मान चलो ऑर्डर 5 पीस का आया और हमने कहा चलो बना ही रहे तो 8 पीस बना देते हैं कि 5 देने के लिए 3 रखने के लिए स्टॉक में, नहीं 3 बिल्कुल मत बनाओ क्योंकि कच्चा माल कम है, समझ रहे। तो ये हमें अलर्ट डालना पड़ता है। सोचिए कितनी क्रिटिकल काम है, काम कुछ नहीं है बट काम हमें अलर्ट वाली है, इसमें सोना नहीं है। अब सोचिए आपका अकाउंटेंट का काम है, आप परचेज बिल आ रखा 3 दिन से, 3 दिन बाद परचेज बिल ठोक दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, अब कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सेल बिल है बन चुका है, सेल बिल कटा हुआ, उसको एंट्री करो 4 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है। खर्चा हो चुका है उसका बिल 4 दिन बाद ठोक दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके काम से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सैलरी कम है। और इसके काम से फर्क पड़ता है क्योंकि एक दिन में बहुत उथल पुथल हो जाएगा, समझ रहे बात को। वो छोटी चीज है बट टाइम अलर्ट ज्यादा है, रियल टाइम पे काम करता है ये सब कुछ। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मुसीबत आ जाएगी, इसीलिए इसकी सैलरी ज्यादा है। समझ में आ रहा है। अब हम लेके चलते हैं इसके लेवल कैसे निकाल रहे हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है बट फॉर्मूला हम यूज करके दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये है हमारे होनहार स्टूडेंट तनु सिंह जो भी आ रहे हैं। ये अगली क्लास में लगेगा क्या, पूछना रुको। तनु सिंह, तनु सिंह चलो यार यहाँ फ्रॉम फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द ऑल लेवल्स, यानी इस डेटा से हमें सारे लेवल पता करने हैं। रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम कैसे करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला में ना 2-3 चीजें हमें पता होना चाहिए। पहला EOQ ROQ, ये क्या है, सुना है कभी EOQ ROQ के बारे में? अच्छा भी सुना है, हाँ तो खत्म हो गया। यानी पहले मुझे EOQ ROQ पता करना जरूरी है, तभी हम लेवल पता कर सकते हैं। यानी स्टेप 1 ये था जो हमने सीखा, ये तो पता हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्टली लिख दिया 36 पेज, कैसे निकला वो ऑलरेडी आपको पता है। इसके बाद हम यह पता करेंगे कोई भी एक टाइम पीरियड पे कि हमारे कंजम्पशन जो हो रहा था साप्ताहिक या मंथली या 15 दिन पे, एक टाइम पीरियड हमें सेट कर लेते हैं। एक साल मुसीबत आती है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, नेक्स्ट ईयर नहीं आती है, तो हमने ये सोच लिया कि एक सप्ताह में हमारे पास कितना भी सीजन ऑन रहता है, मतलब मार्केट में कितना भी ज्यादा डिमांड हो, बट 900 केजी से ज्यादा हमारा खपत नहीं होता है एक सप्ताह में। उस सप्ताह मानने की चीज है, 15 दिन का भी ले सकते हैं डेटा या महीना भर ले सकते हैं। तो हमने एक सप्ताह में यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 900 केजी की खपत इस कच्चे माल की हो जाती है मैक्सिमम। अब तक जितना भी यूज हुआ है 900 केजी से ज्यादा नहीं गया, और जितना भी सीजन ऑफ है मार्केट में, डिमांड कम है, फिर भी 300 केजी तो खपत हो ही जाता है, यानी इतना तो हम यूज कर ही लेते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकल गया। उसके बाद जब हम ऑर्डर देने जाते थे, पिछले साल ऑर्डर दिया था, तो कम से कम 3 सप्ताह में एक ऑर्डर लग जाता है। मतलब जो 100 ऑर्डर तो देख रहे थे यहाँ पर,
वो एक ऑर्डर 3 सप्ताह में लग जाता, मतलब जैसे जैसे यूज हो रहा था, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कम से कम 3 सप्ताह में ऑर्डर लग जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि खपत ज्यादा है तो 3 सप्ताह में ऑर्डर लग गया। लेकिन अगर सीजन ऑफ है, मतलब डिमांड उतना नहीं है, फिर भी 5 सप्ताह में एक ऑर्डर लग जाता है। तो मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर का टाइम पीरियड हमें पता लग गया। ये पता करने के लिए 1 साल अपने को देना होगा। 1 ईयर में सब डेटा तैयार की जाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और अगले साल में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको ये डेटा अगर तैयार है तो आप लेवल को निकाल सकते हैं। लेवल निकालते हैं, यानी फर्स्ट लेवल मैं निकाल रहा हूं, जिसमें बताना चाह रहा हूं कि रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब है कि कब दोबारा हम मंगाएं, क्या टाइम पीरियड होगा। इसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू